नमस्कार साथियों। जनगणना के प्रथम चरण यानी कि मकान सूचीकरण, मकान गणना और स्वगणना का कार्य प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में प्रारंभ होने जा रहा है या फिर बहुत से संघ राज्य क्षेत्रों में यह प्रारंभ भी हो चुका है। इस जनगणना के कार्य में फ्रॉड होने की आशंका भी रहेगी, तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आपको जो मकान सूचीकरण का कार्य है इसमें आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए इसे स्वगणना के माध्यम से भी आप अपना फॉर्म स्वयं भर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार मकान सूचीकरण, मकान की गणना और स्वगणना की जो अवधि है प्रत्येक राज्य प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में अलग अलग निर्धारित की गई है। मकान सूचीकरण या मकान गणना यानी कि जो प्रगणक के द्वारा यह कार्य किया जाएगा, उस कार्य से पहले लगभग 15 दिनों का यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा, जिसमें आप स्वगणना का कार्य कर सकते हैं। जिससे फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको किसी और को अपनी सूचनाएं प्रेषित करने की आवश्यकताएं नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों में और जो प्रत्येक राज्य है उसकी तिथि अलग अलग निर्धारित की गई है। जैसे अंडमान निकोबार की हम बात करें तो स्वगणना की जो अवधि है यह कार्य प्रारंभ हो चुका है और मकान सूचीकरण का कार्य इसके लगभग 15 दिन बाद प्रारंभ हो रहा है। यानी कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का यह कार्य है और 16 अप्रैल से प्रगणक के द्वारा यह कार्य किया जाएगा। तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार से राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय की बात करें तो स्वगणना का कार्य 1 मई से 15 मई रहेगा और प्रगणक के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वह 16 मई से 14 जून के मध्य किया जाएगा। तो इस स्वगणना फॉर्म को आप स्वयं कैसे भर सकते हैं, क्या क्या इसमें भरना रहेगा, सबकी चर्चा हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में करने वाले हैं। स्वगणना करने के लिए आपको अपने मोबाइल या पीसी के ब्राउज़र में आ जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है se.census.gov.in, जो कि यहाँ पर भारत सरकार की ऑथेंटिक वेबसाइट है। जैसे आप इस पर आएंगे तो यहाँ पर सेल्फ एनुमरेशन यानी कि स्वगणना के लिए यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आपको एंटर करना है। देन वेरीफाई एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण की स्वगणना पोर्टल में स्वागत है। यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो अपने परिवार का जो मुखिया है उसका नाम एंटर करना है। यहाँ पर जैसे आप परिवार के मुखिया का नाम एंटर करेंगे उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर आपको अब ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर आपको वही दर्ज करना है जो कि आपके पास में रहेगा, क्योंकि इस पर एक OTP आता है, उस OTP को आपको एंटर करना होता है। साथ ही साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उस रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके उसी मोबाइल नंबर पर आते हैं। उसके बाद में ईमेल जो है यह ऑप्शनल है, आप चाहें तो भर सकते हैं, अदरवाइज इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। दर्ज किए गए नंबरों पर एक OTP जाएगा जिसे आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा उस लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसी के अनुसार आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आपको जवाब देना है। बीच में आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर पाएंगे, ये बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आपको यहीं पर ही चेंज कर लेनी है। देन यहाँ पर आपके निवास स्थान का विवरण आपको भरना होगा, जिसमें आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है। देन आपको अपना पिन कोड जो कि ऑप्शनल रहेगा, आप भर भी सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में अपने गांव, नगर, स्थानीय क्षेत्र और निकटवर्ती जो पहचान चिन्ह है यानी कि लैंडमार्क, उसका नाम आपको भरना है और उसके बाद में आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। देन आपको स्क्रीन पर एक मार्कर दिखाई देगा लाल रंग का, उसको आपको एक साथ में उसमें मैप प्रदर्शित होगा। इस जो मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, इस मार्कर को आपको अपना जो निवास स्थान है यानी कि आपका घर है, जो भी आपकी दुकान है, वहाँ पर आपको ले जाना है और उस सटीक स्थान पर रखना है, ताकि जो आवासीय भवन है उसका सही स्थान यहाँ पर चिन्हित किया जा सके। इसके बाद आपको सहेजें और आगे बढ़े पर आपको क्लिक करना है। स्थान संबंधी जानकारी की पुष्टि के लिए आपको एक संदेश प्रदर्शित होगा। जैसे ही आप अपना स्थान सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में स्टेप 6 में यहाँ पर प्रश्नावली पूर्ण करनी होगी। प्रश्नावली में आपको सबसे पहले सूचना दर्ज करना, मकान सूचीकरण और मकान की गणना से संबंधित यहाँ पर प्रश्नावली आएंगी, जिनमें
प्रश्नावली में यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो रहेगा वह फर्श से संबंधित रहेगा। 4, 5 जो 6 कॉलम है इसमें फर्श, दीवार और छत में जो प्रयुक्त सामग्री है वो आपको यहाँ पर जो कोड संख्या दी गई है, जैसे फर्श में आपने कौन सी सामग्री काम ली है तो इस प्रकार से इनमें से आपको कोड जो भी है आपका वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिल करना है। इसी प्रकार से दीवार में और छत में आपको यहाँ पर अपने कोड फिल करने हैं। देन उसके बाद में जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं कि इसका जो वास्तविक उपयोग है वह क्या है। तो वास्तविक उपयोग की यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है, इनमें से कौन से उपयोग में आप मकान को ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यदि कॉलम 7 में कोड 1 या 2 है तो जनगणना के मकान की स्थिति कैसी है, कि जैसे आप आवास कर रहे हैं या आवास के साथ में कोई अन्य काम में ले रहे हैं तो वो जो मकान है उसकी स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है या जीर्ण शीर्ण है। तो 1, 2, 3 में से आपको कॉलम 8 में भर देना है। कॉलम 9 से 13 में इनको तभी भरना है यदि जनगणना मकान जो है पूर्णतः या अंशतः आवासीय उपयोग में लाया जाता है। यदि आवासीय उपयोग में ही नहीं लाया जा रहा है तो ये कॉलम जो है स्वतः ही यहाँ पर आपके ब्लर हो जाएंगे, और यदि आपके यहाँ पर काम लिए जा रहे हैं तो ये स्वतः ही उत्पन्न हो जाएंगे। तो यह देखेंगे परिवार क्रमांक जो है तो प्रत्येक परिवार को अलग क्रम संख्या देनी है और प्रत्येक संस्थागत परिवार के लिए 999 दर्ज करना है। ये स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो व्यक्तियों की कुल संख्या से तात्पर्य यह है कि आपके परिवार में कितने सदस्य निवास हैं, कितने सदस्य रहते हैं, तो उनकी संख्या आपको फिल करनी है। कॉलम 11, 12, 13 में परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण है कि परिवार के मुखिया का नाम क्या है। संस्थागत परिवारों के लिए कॉलम 12 और 13 नहीं भरना है। जैसे जो संस्थागत है जो उनके लिए कॉलम 12, 13 नहीं भरना है। 12 में है उनका जेंडर क्या है और 13 में है कि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य है तो इनके लिए अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे अनुसूचित जाति केवल हिंदुओं, सिख और बुद्ध में हो सकती है और अन्य किसी धर्म में नहीं होती, और अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म में यह हो सकती है। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे आप कॉलम 14 से लेकर जो 34 तक है, कॉलम 14 से 34 कि इस मकान के स्वामित्व की स्थिति कैसी है, कि अपना है या किराए पर परंतु अन्यत्र अपना मकान है, किराए का और अपना कोई मकान नहीं है। अब बहुत से साथियों की समस्या आती है कि जैसे वह विभाग के क्वार्टर में रह रहे हैं तो उनकी स्थिति में क्या हो रहे, तो क्या है कि किराए पर है परंतु अन्यत्र उनका मकान हो सकता है, मकान नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 या 3 में से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, जैसे रसोई घर, स्नान गृह, शौचालय, स्टोर, गलियारा, बरामदे को इसमें शामिल नहीं करना है। इसमें केवल रहने का कमरा, शयन कक्ष, डाइनिंग का कमरा, ड्राइंग रूम, अध्ययन कक्ष, नौकर का कमरा, इस प्रकार के कमरों को आपको शामिल करना है। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या 0 है, 1, 2, 3 है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। कॉलम 17 से 25 तक जो है ये परिवार को उपलब्ध सुविधाएं हैं। जैसे 17 में पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, कि नल का पानी उपचारित स्रोतों से है, तो इनमें से जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नंबर अपने सेलेक्ट रखना है पहले से ही, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भरना है। पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, कि परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या दूर है। परिसर के निकट का अर्थ यहाँ नगर के लिए 100 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 500 मीटर तक का है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, कि बिजली है, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल या अन्य या प्रकाश रहित है। देन शौचालय की सुलभता हाँ या नहीं। हाँ में केवल परिवार के लिए 1, अन्य परिवार के साथ साझा कर रहे हैं तो 2, और सार्वजनिक शौचालय काम ले रहे हैं तो 3। यदि कॉलम 20 में 1 या 2 है तो शौचालय का प्रकार कैसा है, फ्लश है, पोर फ्लश शौचालय से जुड़ी है, पाइप सीवर पद्धति से, सेप्टिक टैंक, अन्य पद्धति, 2 पिट शौचालय है, 1 पिट शौचालय है, सर्विस शौचालय है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसा भी आपका है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं। परिसर के अंदर स्नान करने की सुविधा है या नहीं, यदि है तो स्नान गृह है, या फिर छत के बिना है कि उसके अंदर ऊपर छत नहीं है।
रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन गैस कनेक्शन की उपलब्धता। रसोई घर में यदि खाना पकता है तो एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं है, तो 1 या 2। घर के भीतर खाना पकता है परंतु रसोई घर में नहीं है, तो उसमें एलपीजी गैस है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग 3 या 4। खुले में या घर के बाहर खाना पकता है तो यहाँ भी एलपीजी है या नहीं है, और खाना नहीं पकाते तो आपको 7 नंबर लेना है। खाना पकाने के लिए जो मुख्य ईंधन है वो क्या काम लेते हैं, तो यहाँ से आपको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट कॉलम है 26 से 32 में बात करें कि उनके पास परिसंपत्तियाँ क्या है। रेडियो ट्रांजिस्टर, हाँ या नहीं। टेलीविज़न, हाँ या नहीं। हाँ है तो दूरदर्शन मुक्त है, अन्य डीटीएच है, केबल कनेक्शन है या अन्य कोई। इंटरनेट सुविधा है या नहीं है। लैपटॉप में है, कंप्यूटर में 1, मोबाइल स्मार्टफोन में है 2 या अन्य किसी उपकरण में है तो 3। लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं है, तो 1 या 2। टेलीफोन और स्मार्टफोन, तो यहाँ यदि है केवल लैंडलाइन है तो आपको 1 बनना है, केवल मोबाइल स्मार्टफोन है तो 2, अन्य बुनियादी मोबाइल है तो 3, यदि दोनों हैं तो 4 और नहीं है तो आपको 5 फिल करना है। देन साइकिल और मोटरसाइकिल स्कूटर की हम बात करें तो कि साइकिल है, स्कूटर, मोटरसाइकिल है, मोपेड है या दोनों है या नहीं है। कार, जीप, वैन में भी बनना है आपको इसी प्रकार से। 33 में है कि परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज क्या है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का या अन्य कोई। मोबाइल नंबर, ये केवल जनगणना संबंधी संपर्क के लिए है, तो पंजीकरण जो आपने शुरू में किया है, जो नंबर लिए हैं वहीं से ये स्वतः प्राप्त हो जाएंगे, ये आपको बनने की आवश्यकता नहीं है। जब आप सारी प्रश्नावलियों के जवाब दे लेते हैं तो आप जो आपकी जानकारी है इसको या तो ड्राफ्ट के रूप में सेव रख सकते हैं, और जो उसकी अंतिम तिथि है उससे पूर्व इसे अंतिम रूप देकर कभी भी पुष्टि करें सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप संतुष्ट हैं कि तब आप पुष्टि करें सबमिट करें पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देते हैं तो उसमें किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा, सिवाय इसके कि प्रगणक द्वारा आवश्यक परिवर्तन किए जाएं, यानी कि जब आपके घर पर प्रगणक आएंगे उनके द्वारा आप संशोधन उसमें करवा सकते हैं, आप इसमें नहीं कर सकते। अंतिम तिथि सभी पृष्ठ पर चलती हुई सूचना के रूप में प्रदर्शित की जाएगी। यदि राज्य की या संघ राज्य क्षेत्र की निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अंतिम रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो स्वगणना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। सफल प्रस्तुतिकरण के बाद में एच से प्रारंभ होने वाली जो 11 अंकों की आपको एक विशिष्ट ऐसी आईडी उत्पन्न होगी और प्रदर्शित की जाएगी। यह ऐसी आईडी आपको एसएमएस या ईमेल पर, यदि आपने ईमेल इसमें एंटर की है तो आपको ईमेल पर भी आएगी, वहाँ पर सेंड की जाएगी। इसे स्क्रीनशॉट लेकर आपको सुरक्षित रखना है और लिखकर नोट कर लेना अनुशंसित है। यदि आपने उस टाइम नहीं लिया है तो आप अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके माध्यम से पोर्टल में बाद में भी आप ऐसी आईडी प्राप्त करने की आपके पास में सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब जब जनगणना प्रगणक आपके घर आएंगे तो उन्हें अपनी ऐसी जो आईडी है आपकी आपको मिलेगी 11 अंकों की, तो वो आपको देनी होगी। यदि उनको ऐसा लगता है कि प्रगणक को कि आपने जो आपके डाटा है वो आपका सही है, तो आपका जो स्वगणना डेटा सत्यापित स्वीकार प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यदि आपके आईडी का मिलान नहीं होता है तो प्रगणक आपके परिवार की पुनः जानकारी एकत्र करेगा, यानी कि अपने स्तर से फॉर्म भरना वापस स्टार्ट करेगा। तो इस स्वगणना फॉर्म के अंतर्गत आपको लगभग 10 से 15 मिनट का यहाँ पर समय लगने वाला है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हो सके तो आपको अपना स्वगणना फॉर्म प्रत्येक परिवार को अपना भरना जरूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।